जय हिंद दोस्तों रशिया यूक्रेन क्राइसिस का आज हम एक दूसरा फेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम डिस्कशन होता है वो इस बात पे, क्योंकि कि जो वॉर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पीस कीपिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसा कि यूक्रेन में था कि उसके दो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कि प्रो रशिया और एंटी रशियन के बीच में फाइट चल रहा था, और उनके प्रोटेक्शन के लिए रशिया ने अपना आर्म फोर्सेस को भेजा, और एक्चुअली में वहाँ पे पीस कीपिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में इस पूरे वॉर के पीछे एक दूसरी ही पिक्चर है, जिसमें जियोपॉलिटिकल के साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। कैसे हैं वो हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द हिडन रीजन्स फॉर दिस वॉर। ऐसे कौन से रीजन है जो एक्चुअली में हिडन है, जिसके पीछे जिसका ये कल्मिनेशन है, ये वॉर जिसका कल्मिनेशन है। एंड व्हाट आर द कमर्शियल रीजन्स इन्वॉल्व इन इट। व्हाट इज़ नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। व्हाट इज़ नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन एंड व्हाट इज़ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे एपिसोड में, और किस तरह से ऑयल और गैस की सुपरमेसी के लिए यूएस और रशिया किस लेवल पे एक दूसरे से इन्वॉल्व है, और किस तरह से इनकी जो सुपरमेसी की फाइट है वो एक्चुअली में एक वॉर हुआ है, एक्चुअली इसी का कल्मिनेशन है जो इनकी सुपरमेसी की फाइट है। और यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है और इस पूरे डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में इस क्राइसिस के पीछे अंडर करंट क्या है, यानी कि एक्चुअल रीजंस क्या है जो इस सिचुएशन तक आए हैं। इस वीडियो का मेरा बेस रहेगा इन 7th ऑफ मार्च का जो एडिटोरियल है द हिंदू का, इन सैंक्शंस बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स, और इसको लिखा है रंजन मथई साहब ने। ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है। इसी एडिटोरियल को मैंने समराइज़ किया है आपके लिए, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपको ये पूरा इशू भी क्लियर हो जाए और ये एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाए। और पॉइंट्स इस तरह से हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, बल्कि आप ज़रूरत पड़ने पे इसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए इसमें देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिचुएशन थी उसमें कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उसमें नेटो और वार्सा पैक्ट ये वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरह से समझो कि रेगुलेट कर रहे थे। नेटो वार्सा पैक्ट क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मैं आई बटन में लिंक दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिए। तो उस समय क्या था कि एक तरफ तो आर्म्स के बेसिस पे, यानी ये जो वेपन्स थे, वेपन्स के बेसिस पे ग्लोबल ऑर्डर को रेगुलेट किया जा रहा था यूएस और यूएसएसआर के थ्रू, यूएसए और यूएसएसआर। और दूसरी तरफ था एनर्जी इक्वेशन यानी कि कोल और ऑयल की सप्लाई। तो जो ऑयल की सप्लाई होती थी उसमें वेस्ट यूरोप का पूरा ऑयल सप्लाई करते थे वेस्ट एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और उनको कंट्रोल करता था यूएसए। और जो ईस्ट यूरोप का पार्ट था उसको सप्लाई करता था सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर के पास बहुत ही जायंट्स ऑयल फील्ड्स थे और वो सारी जो रिक्वायरमेंट होती थी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की उनको कंप्लीट सप्लाई उनको दे सकता था। 1960s में क्या हुआ कि यूएसएसआर ने अपना एक पाइपलाइन का एक्सपेंशन शुरू किया, पाइपलाइन ले करना शुरू किया। इसको ड्रूजबा बोलते हैं। ड्रूजबा के बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ कि ड्रूजबा इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पाइपलाइन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। और ये पाइपलाइन नेटवर्क किस किस को कनेक्ट करता है, रशिया को कनेक्ट करता है, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, द चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। बड़ा पाइपलाइन है, 4000 किलोमीटर का। और अब ये जो पाइपलाइन ले हुआ, इससे रशिया ने क्या किया कि ईस्ट यूरोप को तो वो सप्लाई कर ही रहा था, अब उसने वेस्ट यूरोप तक भी अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया, और वेस्ट यूरोप को भी वो सप्लाई करना चाह रहा था। और उसका डील वही था कि मैं लोअर प्राइस में आपको ऑयल दूंगा। रशिया से, यूएसएसआर से जो ऑयल आता था वो काफ़ी लो प्राइस का होता था एज़ कम्पेयर टू एशियन और मिडिल ईस्ट कंट्री से जो आता था। तो उसने वेस्ट यूरोप को ऑफर दिया कि मैं आपको ऑयल सप्लाई करूंगा, कम प्राइस पे करूंगा, और इसके लिए सप्लाई के लिए मैं पाइपलाइन भी ले करूंगा और पाइप भी मैं दूंगा। वो जो पाइप्स थे, स्पेशलाइज पाइप्स थे, उसको भी जो ट्रांसमिशन की जरूरत होगी वो भी रशिया ने देने के लिए बोला। ये ऑफर वेस्ट जर्मनी को बहुत पसंद आया। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लोअर प्राइस में ऑयल लेंगे, हम तो महंगा ले रहे थे। तो लेकिन जैसे ही वेस्ट रशिया ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वैसे ही यूएसए ने नाटो के थ्रू उस पर प्रेशर डलवाया कि भाई साहब आगे मत बढ़ना। और उस समय जो उनका चांसलर था कोनार्ड एडेनॉयर, वो थोड़े कमज़ोर थे और वो नाटो के प्रेशर में आ गए। हालांकि वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि वो ज्वाइन करें रशिया को, लेकिन एनीवे नहीं कर पाए। उस समय ये डील क्लिक नहीं कर पाई। 1970 में क्या हुआ, 1970s में एक ऐसा पीरियड आया जबकि वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में ऑयल की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई, और साथ ही साथ उस समय यूएस में भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा था
वो भी काफ़ी कम हो गया और नतीजा मतलब हालत ये हो गई कि यूएस को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो वो एक ऐसा समय था जब यूएसएसआर को एक मौका मिला जिससे कि वो अपने ऑयल मार्केट को एक्सपेंड कर सकता था वेस्ट यूरोप में भी। क्यों? क्योंकि उस समय वेस्ट यूरोप को सप्लाई करने वाला था वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज और यूएसए, उनके यहाँ सप्लाई का क्राइसिस हो गया था। 1970 में इस पूरे एनर्जी इक्वेशन कहिए या ऑयल इक्वेशन में एक नया मोड़ आया। क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे इन्होंने डिसाइड किया कि ऑयल और कोल जो उस समय एनर्जी के मेन सोर्स थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ऑयल और कोल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो ऑयल और कोल को यूज़ करना उन्होंने मिनिमम कर दिया और वो चाहते थे गैस के ऊपर शिफ्ट करना, नेचुरल गैस पे शिफ्ट करना। जब नेचुरल गैस की बात आई तो रशिया के पास तो इनॉर्मस जाइंट गैस फील्ड्स हैं। रशिया ने एक बार फिर से प्रपोज किया, उन्होंने डील दी कि हम पाइपलाइन बिछाएंगे और पाइपलाइन के थ्रू आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है गैस की, नेचुरल गैस की, वो हम सप्लाई करेंगे। और ये जो पीरियड था 1970s का, इसको बोलते हैं यूएस रशिया डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब होता है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में उस समय जो स्ट्रेस और टेंशन का माहौल था कोल्ड वॉर की वजह से, वो थोड़ा हल्का पड़ गया था, रिलैक्स हो गया था। उस समय दोनों एक दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरव्यू नहीं कर रहे थे। तो ये वो वक्त था जब यूरोपियन कंट्रीज वो दे वर लुकिंग फॉर द नेचुरल गैस एंड रशिया ऑफर्ड द डील टू देम कि हम पाइपलाइन बिछाएंगे और आपकी जितनी गैस की रिक्वायरमेंट है वो हम देंगे। और उसी के हिसाब से गैस पाइपलाइन बनाना शुरू हो गया। तभी क्या हुआ कि 81-83 में पोलैंड में मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ लगने की जो कंडीशन थी उसके लिए सोवियत यानी यूएसएसआर को रिस्पॉन्सिबल माना गया। यूएसए ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया कि साइबेरिया से जो पाइपलाइन बन रही थी, साइबेरियन गैस पाइपलाइन, उसका काम रुकवा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। और उसके बाद ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जर्मनी को होने वाला था, तो जर्मनी ने इसका ज़बरदस्त अपोज किया। जर्मनी ने कहा कि नहीं, मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि ये पाइपलाइन बने। अब यूएसए एक तरफ तो पाइपलाइन बनवाना बंद कर दिया, यानी कि अब रशिया जो गैस सप्लाई कर सकता था जर्मनी को, तो वेस्ट जर्मनी को सॉरी, तो वो तो बंद हो जाएगा अगर पाइपलाइन नहीं बनेगी। तो यूएसए जब उसको बंद करवा रहा है तो यूएसए को फिर सप्लाई भी करना चाहिए, लेकिन यूएसए के पास तो सप्लाई था नहीं, गैस करने के लिए सप्लाई नहीं थी। तो यूएसए जहां एक तरफ रशिया को रोक रहा था वेस्ट जर्मनी को गैस सप्लाई करने के लिए, और दूसरी तरफ वो खुद कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास ऑफर करने के लिए कोल था, गैस थी नहीं उस समय। तो उस समय के जो जर्मन चांसलर थे वो काफ़ी फॉर्मेडेबल थे। उन्होंने ये बोला कि मैं यूएस के सैंक्शन बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन ये लाइन तो बनेगी। तो जब उन्होंने इस तरह का अपने स्टैंड लिया तो यूएसए ने जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन वो सैंक्शन बहुत ज़्यादा दिन टिके नहीं। 6 महीने के अंदर यूएसए ने वो सैंक्शंस वेव ऑफ किए, या कहिए कि वेव ऑफ करने पड़ गए। अब 1991 पे आते हैं। उस समय क्या हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसकी 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। अब इस समय तक आते आते यूएसए ने एक नई ट्रिक अपनाई रशिया को डोमिनेट करने के लिए। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी और जो बाल्टिक स्टेट थे, बाल्टिक स्टेट मैं आपको बताया था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर के तहत इनको नाटो में ज्वाइन करा दिया। और इनको ज्वाइन करा यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक स्टेट को नाटो में ज्वाइन करते ही रशिया और भी ज़्यादा वीक हो गया स्ट्रेटेजिकली। और इनको ज्वाइन कराने के बाद उसने 79 डेज तक सर्बिया के ऊपर बमबारी की नाटो कंट्रीज ने मिलकर। क्यों? क्योंकि सर्बिया एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही अच्छा एली रहा है रशिया का। तो रशिया ने नाटो कंट्रीज ने मिलकर 79 डेज लगातार बॉम्बिंग की और सर्बिया को बिल्कुल बर्बादी कगार पे लेके आ गया। और सर्बिया पे बमबारी करने के बाद जॉर्जिया और यूक्रेन को यूएसए ने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया कि अब सर्बिया को जैसे बर्बाद किया वैसे जॉर्जिया यूक्रेन को करेंगे और इसको बर्बाद करती रशिया बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन इसके लिए नेटो कंट्रीज तैयार नहीं हुए, और नेटो कंट्रीज में जब जिस तरह का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो यूएसए ने फिर अपना प्लान उस समय चेंज कर दिया और जॉर्जिया यूक्रेन पे बमबारी नहीं की। अब आते हैं पुतिन एरा पे। पुतिन एरा में क्या हुआ कि पुतिन साहब ने अपने ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को वो एक दूसरे ही लेवल पे ले गए, हाईएस्ट लेवल पे लेके चले गए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि रशिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 60% एक्सपोर्ट ऑयल और गैस के फॉर्म में होता है। रशिया जो टोटल रेवेन्यू अर्न करता है उसका 25% ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट से होता है। और उसका नतीजा हुआ
कि जो नेशनल रिजर्व है रशिया का वो बूस्ट हो गया और 600 बिलियन यूएसडी टच करने लगा, विच इज़ वूपिंग, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। और इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा जो टाइमलाइन है, रशिया ने ये प्रूव किया कि वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंट ऑयल और गैस सप्लायर है। मतलब कि जितनी भी प्रॉब्लम हुई, चाहे कोल्ड वॉर चल रहा हो, चाहे रशिया का यूएसएसआर का ब्रेकअप हो गया, या जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी बोरिस एल्सिन के टाइम पे वो टाइम हो, या फिर यूक्रेन के साथ जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ भी हुआ, लेकिन रशिया ने ऑयल और गैस की सप्लाई मेंटेन रखी अपने यूरोपियन यूनियन पार्टनर्स को, अपने कस्टमर्स को। यानी रशिया ने ये कॉन्फिडेंस अर्न किया, सारी कंट्री से भरोसा रखती थी कि अगर रशिया से सप्लाई आनी है तो वो आएगी, वट एवर बी द कंडीशन। और उसी का रिजल्ट, उसका रिजल्ट हुआ कि 2004 तक ये जो सप्लाई थी ऑयल और गैस की रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को, ये ठीक ठाक चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। लेकिन तभी 2004 में ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यूक्रेन में आनी शुरू हो गई। अब यूक्रेन का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पाइपलाइन जाती थी जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई करता था रशिया, वो जाती थी यूक्रेन से। अब यूक्रेन में अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो ये सप्लाई अफेक्ट होगी। तो उस समय रशिया ने डिसाइड किया कि वो ये जो प्रॉब्लम है इसको हमेशा नहीं झेलेगा। उसने बाल्टिक सी के थ्रू एक पाइपलाइन ले करने का प्लान किया। और ये पाइपलाइन ले करने का मतलब था कि अब ज्योग्राफिकली यूक्रेन की इंपॉर्टेंस कम हो जानी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पिक्चर में आया। अब इसको अच्छे समझते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये है, आप इसको मैप में अगर देखो तो ये है रशिया का पॉइंट वाइबर्ग, ये रशिया है, रशिया का ये पॉइंट वाइबर्ग, और ये आता है अंडर बाल्टिक सी यहाँ पे जर्मनी में। जर्मनी का ये पॉइंट याद रखिए, ग्रीस वर्ल्ड यहाँ पे आता है। ये 1220 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन रशिया ने बिछाई, नॉर्ड स्ट्रीम पर। नॉर्ड स्ट्रीम इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइंस इन द यूरोप। बताया मैंने आपको, ये बाल्टिक सी के थ्रू जाता है और जर्मनी, रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करता है। अब नॉर्ड स्ट्रीम के 2 स्ट्रीम बन गए, अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। जो अभी मैंने आपको इसमें दिखाया ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है एक्चुअली, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी आया, मैं वो दिखाता हूँ आपको। उसके पहले आपको ये बता दूँ कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉर्ड स्ट्रीम एजी। अभी मैं बताता हूँ नॉर्ड स्ट्रीम एजी क्या है। एंड हुज मेजोरिटी शेयर होल्डर इज अ रशियन स्टेट कंपनी, दैट इज गैसप्रोम। गैसप्रोम इज अ जायंट कंपनी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जैसे मैंने बताया 1222 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है अंडर सी, और इसकी ये कैपेसिटी याद रख लो, 55 बिलियन मीटर क्यूब ये स्ट्रीम इसकी कैपेसिटी है। और ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 की कैपेसिटी है, और जब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाएगा तो ये कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 110 बिलियन मीटर क्यूब हो जाएगी। और उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट है यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो रशिया सप्लाई कर देगा। तो मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है इसका, ये जो ग्रीन है ये तो 1 है जो कि ऑलरेडी बन चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ऑपरेशनल है। और ये जो पर्पल कलर से है ये बन रही है दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये इसका रशिया में लोकेशन है उस लुका, और ये जाता वहीं पे जर्मनी में जहाँ पे 1 जाता है। लोकेशन में डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा किलोमीटर का भी डिफरेंस आ रहा है, 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है जो कि 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और इसके आते ही जो कैपेसिटी है रशिया की गैस सप्लाई करने की, ऑयल सप्लाई करने की, वो डबल हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखो ये 4 कंपनीज है इसमें, एक ब्रिटिश है, एक ऑस्ट्रिया की है, फ्रांस है और जर्मन, ये कंपनी जिसमें पार्टनर है। ये पार्टनर्स का मैंने अलग से आपको बना रखा है, इसको देख लीजिए। ये जर्मन है यूनिपर, ये विंटरशेल डी ये भी जर्मन है, गैसीन्यू ये डच है, और जो एनजी है वो फ्रेंच है। तो ये हो गई नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की स्टोरी। अब आप समझिए कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के आते ही पूरे यूरोपियन कंट्री ईस्ट और वेस्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको रशिया फुलफिल कर सकता है। अब देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इनके आने से क्या हुआ कि अब जो ज्योग्राफिकल एक कंडीशन थी कि इस कंट्री से होकर जाएगा तो उस कंट्री को भी उसके भी टेंट्रम बर्दाश्त करने हैं। यूक्रेन से जा रहा है, यूक्रेन अपनी कंडीशन लगा रहा है। तो अब जब ये सी से जा रहा है तो किसी का कोई से नहीं है, तो एक तरह से ये गेम चेंजर हुआ और पूरा इक्वेशन जो है रशिया के कंट्रोल में आ गया। लेकिन इसके आते ही
यूक्रेन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, ये इनका रेवेन्यू घट गया। क्यों? क्योंकि इनसे पाइपलाइन होके जाता था, तो ऑयल ट्रांजिट रेवेन्यू दिया जाता था इन कंट्रीज़ को, यूक्रेन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को। वो इनको मिलना बंद हो गया क्योंकि अब तो जाएगा वो अंडर सी पाइपलाइन से, बाल्टिक सी से। तो इन्होंने यहाँ से इसका अपोजिशन शुरू किया। अब समझिए गौर से, इन यूक्रेन ने और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलके नॉर्ड प्रोजेक्ट का अपोजिशन शुरू किया और इसको यूएस ने बैकअप किया, क्योंकि यूएस की भी यहाँ दुकान बंद हो रही थी। यूएस को भी जब यहाँ से पूरा सप्लाई रशिया कर देगा, ईस्ट और वेस्ट यूरोप पूरा कवर कर लेगा, तो यूएसए को सप्लाई करने के लिए तो मार्केट हैम्पर हो जाएगा उसका। तो यहाँ से जो इसका नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट का जो अपोजिशन शुरू हुआ, क्योंकि ये टोटल मार्केट खा रहा था यूएसए का। अब देखिए यूएसए की स्ट्रेटजी समझते हैं, इसमें यूएसए क्या कर रहा है। यूएसए में क्या हुआ, ये शेल गैस रेवोल्यूशन आया, इसको समझाता हूँ मैं क्या है। इसके बाद क्या हुआ कि यूएस नेचुरल गैस बनाने का इसको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ये समझ लीजिए कि यूएसए एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। और इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि 1973 में जो इनका प्रोडक्शन का पीक था ऑन रिकॉर्ड, उसको भी इसने क्रॉस कर लिया। अब जब यूएसए के पास इतना बड़ा रिजर्वायर मिल गया, उनको गैस बनाने की एक टेक्निक मिल गई, तो उन्होंने फिर मार्केट को पकड़ना शुरू किया कि अब हम सप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी जो मार्केट कैप्चर रशिया ने किया है, नेचुरली यूएसए नहीं चाहेगा कि वो रशिया से ले, अब वो चाहेगा कि वो हमसे लें, यानी कि यूएसए से लें। तो यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट टू यू हैज़, और ये जो एलएनजी का सप्लाई है जो यूएस कर रहा था, ये यूरोपियन यूनियन में इसका एकदम से शार्प राइज आया, 22 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इसकी कीमत है 12 बिलियन यूएसडी। यानी समझिए ये जो 22 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो एक्सपोर्ट यूएसए कर रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 आने के बाद ये बुरी तरह हैम्पर होगा, क्योंकि रशिया बहुत चीप रेट पे सप्लाई करता है जो यूएसए नहीं कर सकता। यानी हर यूरोपियन कंट्रीज ये चाहेगी कि वो गैस ले तो रशिया से ले क्योंकि चीप है, और यूएसए से ना ले। तो यहाँ पे आता है एक क्लैश पॉइंट कि जो एक्चुअली में नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो मार्केट खा रहा था यूएसए का, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था यूएसए के लिए कि वो रशिया को। चलिए आपको शेल गैस रेवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ ब्रीफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ ब्रीफ में बताता हूँ कि शेल गैस एक नेचुरल गैस है जिसमें कि मेजर जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन का होता है, और ये शेल रॉक में ये पाई जाती है। उसको ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करने से ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से ये कन्वर्ट करता है इसको। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग बोलते हैं, है तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑयल और गैस जनरेट करने का, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसके होने से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉइजनस होता है, इसमें जो सरफेस वाटर है वो पोल्यूट होता है, और जो वाइल्ड लैंडस्केप है वो बिगड़ता है, मतलब बदसूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे रॉक्स को तोड़ा जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। बनी यूएस ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी रशिया के लिए कि रशिया के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि वो चुपचाप बैठा रहता एक ऑब्जर्वर की तरह। तो होता क्या कि यूक्रेन को यूएसए यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करा लेता और सब्सिक्वेंटली नेटो ज्वाइन करा लेता, और नेटो ज्वाइन कराते ही नेटो कंट्रीज़ को एक्सेस मिल जाता यूक्रेन का, तो वो लुहांस्क और डोनेत्स्क एरिया में वहाँ पे अपना मिसाइल सेंटर लगाते, और रशिया का एक तरफ जहाँ सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रीच होती, वहीं दूसरी तरफ ये जो गैस पाइपलाइन थी इसको पूरी तरह से ये टेक ओवर कर लेते। तो रशिया का जो पूरा का पूरा इकोनॉमिकल मार्केट है जो हिट हो जाता। और रशिया के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अटैक करे, जो कि उसने एक्चुअली में किया है, लेकिन अटैक करने में भी रशिया का नुकसान है, क्योंकि एक तो वॉर किसी भी कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें कंज्यूम होते हैं, ह्यूमन लाइफ भी जाती हैं साथ में। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही इसने अटैक किया, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए उसके ऊपर, और वर्ल्ड वाइड सैंक्शन लगवा दिए। यानी रशिया को दोनों तरफ से ही शॉक अब्जॉर्व करना ही था यूएसए का, तो उसने दूसरा ऑप्शन पकड़ा। तो दोस्तों ये जो अंडर करेंट था, किस तरह से ऑयल गैस की जो मार्केट था, इसकी वजह से आज ये सिचुएशन बनी है। और एक्चुअली में यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरे की तरह है कि बस वो
एक सफरिंग हो रहा है, मतलब सफ़र कर रहा है। एक्चुअली तो फाइट हो रही है यूएसए और रशिया की, और रीज़न है ऑयल और गैस का मार्केट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाए इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सारे स्लाइड्स, इसमें जो पॉइंट्स मेंशन है आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को मैं आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाऊं और भी ज़्यादा यूटिलिटी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करूं इन वीडियोस में, जिससे कि ये वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकें। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।